देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 2 लाख के पार हो गए हैं। 10 दिन के अंदर कोरोना के डेली मामले डबल हो गए हैं। इसे देखते हुए अलग अलग राज्यों में सख्ती बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहीं यूपी सरकार ने भी सख्ती बढ़ाई है। इन सब पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है संवाददाता दीपाली नंदा। सबसे पहले उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। दीपाली, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में क्या क्या पाबंदियां रहेंगी और साथ ही यूपी में क्या सख्ती की गई है? देखिए, वीकेंड कर्फ्यू की बात करें जिसकी जरूरत अब सबसे ज्यादा महसूस की जा रही थी, क्योंकि अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो एक बार फिर से 17,000 से ज्यादा नए मामले सिर्फ राजधानी दिल्ली में आए हैं। जो मुख्य तौर पर पाबंदी लगाई गई है वो जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और जो मॉल्स हैं इन पर पाबंदी लगाई गई है। एक हफ्ते के लिए इन सभी को बंद कर दिया गया है। वहीं अगर हम सिनेमा हॉल्स या फिर मल्टीप्लेक्सेस की बात करें तो ये सिर्फ 30% ऑक्यूपेंसी के साथ ही काम करेंगे। रेस्टोरेंट, होटल को बंद कर दिया गया है। सिर्फ टेक होम डिलीवरी को इसमें इजाजत दी गई है। इसके अलावा जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उन पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होगी। अगर किसी के घर में शादी है जो पहले से तय हो चुकी है तो ऐसे घर में एक अलग से स्पेशल एक्सेस पास दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं जरूरत के सामान की दुकानों की बात करूं तो उन्हें भी इस वीकेंड कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। मकसद सरकार का यही है कि अगर बहुत ही जरूरी ना हो, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकले। इसी के मद्देनजर शुक्रवार रात 10 बजे से इस वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत होगी, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं जो सटा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली से, वहां पर भी हमने देखा है कि पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 जिलों में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है और नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग्स को भी बढ़ाया गया है। अब रात को 8 बजे के बाद ही इन 25 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसमें मुख्य तौर पर नोएडा, लखनऊ, मऊ, वाराणसी जैसे जिले शामिल हैं। वहीं दीपाली, अगर ओवरऑल देश भर की बात करें तो कोरोना के जो मामले हैं वो भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ओवरऑल क्या अपडेट है कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अगर हम रोजाना जो दर्शकों को मामले बताते हैं उस लिहाज से देखें तो करीब 2 लाख नए मरीज सिर्फ एक दिन में देश भर में सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 15 लाख के पार जा चुकी है। अगर 2 महीने पहले की बात करें तो जो एक्टिव केसेस हैं, यानी कि ऐसे मरीजों की संख्या जिनका इलाज चल रहा है, तो ये 5 से 7 लाख के बीच में थी। लेकिन 1 से 1.5 महीने में ही आप देख सकते हैं कि जो ये संख्या है कितनी तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा रिकवरी रेट भी गिर रहा है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय में लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है और वहीं हम देख रहे हैं राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर सख्ती बरतती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया है कि दिल्ली में अस्पतालों की कमी नहीं है और 5,000 बेड खाली हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं। दिल्ली के अंदर 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए। तो दिल्ली का और ओवरऑल तो आपको अपडेट मिला, लेकिन महाराष्ट्र से क्या इंडिकेशंस हैं उस पर अब बातचीत करते हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना से हाल बेहाल है। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लागू हो गया है, लेकिन ज्यादातर चीजों पर पाबंदी भी है। महाराष्ट्र में कोरोना के क्या हालात फिलहाल बने हुए हैं, डिटेल्स ले लेते हैं हमारे संवाददाता सिल्की सिंह से। सिल्की मौजूद हैं। बताइए सिल्की, पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच कोरोना की रफ्तार कैसी है? जी देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 58,000 से ज़्यादा नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। वहीं मरने वाले 270 से ज़्यादा लोग हैं। और अगर मुंबई की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा जो करीब 10,000 नए केसेस आए हैं कोरोना के सामने। और यहाँ पर स्थिति फ़िलहाल काफ़ी गंभीर है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है। अब बीएमसी ने इसके लिए एक नया रास्ता निकाला है। प्राइवेट अस्पतालों को बोला है कि वो 4 और 5 सितारा, 4 और 5 स्टार होटल्स के साथ टाई अप करे, ताकि स्टेप डाउन फैसिलिटी जो है कोविड से अभी धीरे धीरे रिकवर होने वाले पेशेंट्स उन होटल्स में जाके रह सकें, ताकि बेड्स जो है वो एकदम एक्सट्रीम क्रिटिकल
क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए उपलब्ध हो सके। तो प्राइवेट अस्पतालों को बोला है कि वो 4-5 सितारा होटल्स के साथ टाई अप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बेड्स अवेलेबल कराया जाए। प्राइवेट नर्सिंग होम से भी टाई अप कर रही है, अस्पतालों को बोला गया है कि उन्हें टाई अप करना चाहिए। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि 7 हिल्स और जसलोक जैसे जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्हें भी बीएमसी ने अब कोविड हॉस्पिटल्स घोषित किया है ताकि आगे भी जो आईसीयू बेड्स हैं वो अब अवेलेबल हो पाए। तो कुल मिलाकर जो बेड की स्थिति है उस पर काम किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स को बेड अवेलेबल कराया जा सके। जी जी, तो ये है महाराष्ट्र से अपडेट जो सिल्की ने आपको बताया। लेकिन सिल्की, उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं, क्या डिमांड्स है उनकी? अब जी देखिए, जो सीएम ने पीएम को जो चिट्ठी लिखी है उसमें सबसे पहले तो उन्होंने सिचुएशन बताया कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा जो है कोरोना वायरस बीमारी की वजह से अफेक्टेड राज्य है और यहाँ पर सरकार का ध्यान खींचा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो स्टेट में अवेलेबल कराए। अपनी चिट्ठी में सीएम ने बताया है कि अप्रैल के अंत तक 2000 मेट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए जो ईस्ट या फिर साउथ के जितने भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ से एयरलिफ्ट कराकर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो राज्य को मुहैया कराया जाए। साथ ही जो रेमडेसिविर ड्रग है उसके लिए भी कंपलसरी लाइसेंस मांगा गया है इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत ताकि जो रेमडेसिविर है उसकी डायरेक्ट सप्लाई हो सके राज्य में। और इसके अलावा जो छोटे और मंझोले कारोबारी हैं उनके लिए जीएसटी में राहत की मांग की है, जहां जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त मांगा है। वहीं कुछ रियायतें भी मांगी गई हैं ताकि जो छोटे कारोबारी हैं जिनके बिजनेस पे इसका प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। जी, तो ये है अपडेट महाराष्ट्र से। लेकिन कोरोना की वजह से गुजरात सरकार और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की जो मुश्किलें वो बढ़ गई हैं। आज गुजरात हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को फटकार लगाई है और सरकार द्वारा जारी मरीजों के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं। हमारे साथ मनीष देसाई मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। मनीष, बताइए गुजरात हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है और परीक्षाओं को लेकर क्या डिसीजन लिया गया है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है गुजरात हाईकोर्ट सख्त होती जा रही है और गुजरात सरकार के खिलाफ वो फटकार लगाती जा रही है। तीसरी बार आया है पिछले 10 दिनों में कि जब गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो करके राज्य सरकार से सफाई मांगी है। सरकार के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं सरकार की तरफ से, मरीजों के जो पॉजिटिव मरीज है, मरने वाले मरीज है, उनकी जो संख्या बताई जाती है उसके सामने जिस तरह की किल्लत लोगों के सामने आ रही है, लोग रोज बरोज जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे, लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, बेड की कमी से लोग जूझ रहे हैं, जो लोग घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको लेके सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ी सख्ती बताई है और कहा कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं उससे ना हम खुश है ना लोग संतुष्ट है, तो आपके जो कदम है वो नाकाफी है और आपने जो आंकड़े जारी किए, आपकी तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मिसमैच देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितनी संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धि बताई जाती है सरकार की तरफ से उतने है नहीं, या तो उतने इंजेक्शन अवेलेबल है तो मरीजों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए तभी किल्लत हो सकती है। तो काफी लॉजिकल चीजों के ऊपर सवाल उठाए हैं सरकार ने और हाईकोर्ट ने, और गुजरात सरकार ने हालांकि एक लिखित एफिडेविट में सारी अपनी जो सुविधाएं है उन्होंने जितने बेड की सुविधा खड़ी की है, यहाँ पर जितने इंजेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, ऑक्सीजन की जिस तरह की कमी से लड़ने के लिए उन्होंने उपचार बताए, वो सारी एक एफिडेविट दर्ज की। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट के सवाल वहीं के वहीं खड़े रहे और उसके सामने अगर देखा जाए तो 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम यहाँ गुजरात बोर्ड की होनी थी वो फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। जो 1 से 9 कक्षा के विद्यार्थी और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी है उनको मास प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है। वही मनीष, गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के खिलाफ गुजरात कांग्रेस के नेता परेश धनानी ने भी पिटीशन दायर की है, ये पूरा मामला क्या है?
बिल्कुल, देखिए अभी करीब 10 दिन पहले या हफ्ते भर पहले की ये घटना है जब CR पाटिल बीजेपी के जो नए अध्यक्ष हैं उन्होंने सूरत, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के लोगों के लिए 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहीं से अरेंजमेंट की, ऐसे उनका कहना है। लेकिन कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता है परेश दानानी, उनका कहना यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन का यहां पर उल्लंघन हुआ है और जहां एक एक मरीज रोज के एक एक इंजेक्शन के लिए उसकी किल्लत से जूझ रहा है, ऐसे में कोई एक पार्टी जो रूल कर रही है एक स्टेट में, उसका प्रेसिडेंट ले जाके 5000 इंजेक्शन कहां से लाते हैं, वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स किसने दिए? अगर वो सेवा कर रहे हैं तो सेवा के लिए भी जहां आम आदमी को नहीं मिल रहा है वहां वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले जाके कैसे इसका वितरण कर सकते हैं, ये सारे सवाल उठाए और गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज किया, इस पिटीशन को दायर किया है और अगली सुनवाई तक के लिए मामला टला हुआ है अभी। जी, शुक्रिया मनीष सिल्की और दीपाली, आप तीनों का ही कोरोना से जुड़ी हुई अलग अलग अपडेट्स देने के लिए। और कोरोना काल में क्या है राजनीति की दशा दिशा, ग्राउंड पर स्थिति बिगड़ते ही ब्लेम गेम क्या ध्यान बांटने का तरीका है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। और दिल्ली में लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला। दिल्ली पुलिस ने कोरोना के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर कुछ कलाकारों को उतारा जो यमराज और यमदूतों की वेशभूषा में लोगों को कोरोना से जागरूक करते दिखाई दिए। भीड़ भरे बाजार में घूमकर यमराज बने कलाकारों ने लोगों से मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने, घर से बिना वजह नहीं निकलने की अपील की और अपील के साथ यमराज ने इस बात के लिए भी डराया कि जो लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें वो अपने साथ ले जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर यमराज और यमदूत उतार दिए। मकसद साफ है कि लोग कोरोना महामारी से डरें और अपने घरों में रहें, बेवजह घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क लगा के रखें। कालका जी थाने की पुलिस ने अनूठी पहल करी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर यमराज और 2 यमदूत हैं, वो यहाँ पर लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक होने के लिए कह रहे हैं कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो यमराज के साथ जाना पड़ सकता है। ये बीमारी काफी भयावह रूप ले रही है और आप देख सकते हैं नेहरू प्लेस काफी व्यस्ततम मार्केट है, यहाँ पर तमाम ACP और जो SHOs हैं वो यहाँ पर हैं और देखिए किस तरह से यमदूत लोगों को बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और यहाँ पर ये नज़ारा इसलिए दिल्ली पुलिस ने तैयार किया है कि लोग इससे अवेयर रहें, जागरूक रहें और बेवजह घरों से ना निकले। हम यमराज से बात करने की कोशिश करते हैं, यमराज से लोग डरते हैं और कोरोना से भी लोगों को डरना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, कोरोना यमराज के रूप में ही घूम रहा है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी जगह यमलोक में ही होगी। इसलिए ये यमराज का गेटअप लेके हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिना वजह घर से ना निकलें, मास्क लगा के रखें, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। तो ये एक अनूठा तरीका है लोगों को जागरूक करने का। और कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से लोगों की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है जबकि वो वायरस से पीड़ित हैं। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, और अगर ये टेस्ट भी सही नहीं है तो कैसे पता चलेगा वायरस का? कंज्यूमर अड्डा में होगी काम की चर्चा आज शाम 5:27 पर। RT-PCR क्या टेस्ट है परफेक्ट? और आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 76 अंक चढ़कर 14,580 पर क्लोज है जबकि सेंसेक्स 260 अंकों की बढ़त के साथ 48,800 के स्तर पर पहुंचा। साथ ही निफ्टी बैंक में 341 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। आज के सेशन में बैंकिंग, IT और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ यतिन मोता है। यतिन, बताइए आज की हाइलाइट्स क्या रही? देखिए, जहां तक कि आज का मार्केट था तो जो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की बात हुई और महाराष्ट्र में जिस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगे, मार्केट में थोड़ा बहुत चॉपीनेस और वॉलेटिलिटी थी। आखिर के आधे घंटे में क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी, थोड़ी बहुत बाइंग देखी गई। इनफैक्ट निफ्टी 14,500 14,600 के आसपास की रेंज में था। निफ्टी बैंक में करीब 250 पॉइंट की बढ़त देखी
और अगर आप आज के सत्र की बात करें तो शुगर स्टॉक्स, मेटल और फार्मा, ये 3 सेक्टर ऐसे थे जहां अच्छी खासी जो बाइंग है वो दिखी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो थोड़ी बहुत वीकनेस थी, 1 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 2 गिरने वाले शेयर थे। तो ओवरऑल बेसिस पे मार्केट आज काफी मिक्स्ड संकेतों के साथ बंद हुआ। ठीक है, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखें तो कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो अर्निंग्स के बाद इन्फोसिस में करेक्शन देखने को मिला। हालांकि दूसरे जो शेयर थे, खास करके विप्रो, अर्निंग्स के पहले अच्छी खासी बाइंग वहां देखने को मिली। टीसीएस, ओएनजीसी और अदानी पोर्ट जैसे शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लूजिंग एंड पे अगर आप देखें तो आइशर मोटर्स, इन्फोसिस, मारुति और ग्रासिम जैसे शेयरों में दबाव रहा। खास करके आइशर मोटर में लगभग 4 से 5% की गिरावट इंट्राडे में दर्ज हुई। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो सेंचुरी प्लाई, पॉलीप्लेक्स, अदानी टोटल गैस और वी-मार्ट जैसे शेयरों में आज खरीदारी का माहौल था। और जैसे मैंने पहले कहा, शुगर शेयरों में अच्छा खासा एक्शन था। तो बलरामपुर चीनी, ईआईडी, पैरी, धामपुर शुगर जैसे शेयरों में अच्छी खासी तेजी थी। इनफैक्ट आज बड़ा ब्रेकआउट चीनी जैसे शेयर में देखने को मिला। शुक्रिया इतनी तमाम डिटेल्स के लिए। और एनसीडीएक्स एग्रीडीएक्स को लॉन्च हुए करीब 1 साल होने वाला है और काफी कम वक्त में ही इसे काफी लोकप्रियता भी मिली है। अगर आप भी एग्रीडेक्स में कारोबार करना चाहते हैं तो अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:40 पर कमोडिटी की चर्चा में आज के खास एपिसोड में देखिए एग्रीडेक्स में कारोबार से जुड़ी पूरी जानकारी। और देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एयरलाइंस में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है जो हवाई यात्रा के दौरान कोर्ट से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते। ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक अलग अलग एयरलाइंस ने 20 से ज्यादा यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए रोहन सिंह से बात करते हैं। रोहन, बताइए सरकार ने एयरलाइन से क्या कार्रवाई करने को कहा है? जी, पिछले महीने सरकार की तरफ से तमाम एयरलाइन से कहा गया था कि ऐसे यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो कोविड से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते हैं। जरूरत पड़े तो उन्हें डिबोर्ड किया जाए या उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया। तो अब तक करीब 20 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो कि नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा इंडिगो की तरफ से 13 मामलों में कार्रवाई की गई है। एलायंस एयर की तरफ से 1 मामले में 4 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और एयर एशिया की तरफ से 2 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से जो अधिकतर मामले हैं इनमें यात्रियों को डीबोर्ड कर दिया गया, हवाई जहाज से बाहर निकाल दिया गया। कुछ मामलों में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस तक को उन्हें सौंप दिया गया और कुछ चुनिंदा मामलों में नो फ्लाई लिस्ट में उन्हें डालने की कार्रवाई भी शुरू कर दी जा चुकी है। यानी कि अगले कुछ महीने तक ऐसे यात्री जो है ट्रैवल नहीं कर पाएंगे फ्लाइट से। इसके अलावा जो डीजीसीए है और सिविल एविएशन मंत्रालय है उनकी तरफ से एक ताजा आदेश दिया गया है। कहा गया है कि जो इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी है उसे बढ़ाया जाए और जरूरत पड़ने पर यात्रियों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाए या उन्हें तुरंत डिबोर्ड करने की कार्रवाई की जाए। शुक्रिया रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अगर आप फ्लाई करते हैं तो नियमों का ध्यान रखिए वरना आप भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। Mongia Steel presents